नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। जब जब किसान सरकारों से लड़े हैं, आप जानते हैं कि किसानों के जीवन का संघर्ष, ये द स्ट्रगल ऑफ द पेजेंट्री इन दिस कंट्री, वो कितनी दर्दनाक है, कितनी तकलीफों से उनको गुजरना पड़ता है और हमेशा हमेशा वो अपने आप को मजबूर पाते। खेती भी इस तरीके की चीज है कि आप ये समझ लीजिए कि आपको हर घड़ी संघर्ष ही करना है। फसल को की तरह पाल पोस के बड़ा करना है, वैसे ही ध्यान रखना है। तो संघर्ष कम नहीं है एक किसान के जीवन। लेकिन जब वो अपने संघर्ष से परेशान हो जाए और खास तौर से ऐसे देखे कि जो लोग उसके नाम पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं वही उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, तब किसानों ने सरकारों के खिलाफ आंदोलन किया है और वहां भी संघर्ष किया है। और इस वाले संघर्ष में इतिहास गवाह है कि वो हमेशा सफल हुए। शॉर्ट टर्म में नहीं, अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो आपको इस देश का इतिहास बताएगा कि वो हमेशा सफल हुए। एक आंदोलन अभी भी चल रहा है, उसका क्या परिणाम होगा हम नहीं जानते, लेकिन एक नजर डालेंगे इस देश के किसान आंदोलनों के इतिहास में और आगे किसानों के संघर्ष का समाधान क्या है। सम्मान से समाधान की लड़ाई है किसानों के लिए। एम्बेसडर पवन वर्मा आप हमारे साथ हैं, जो रेगुलरली कमेंट करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत एम्बेसडर वर्मा जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, किसान का संघर्ष और किसान जब जिद जाता है एक जिद्दी सरकार के सामने, तब इस देश का इतिहास कैसा रहा है कि किसानों ने कैसे वो बाजी मारी है और अपने हक में एक फैसला करवाया है। नमस्कार संकेत जी। नमस्कार। देखिए, किसानों के बगैर देश चल नहीं सकता। इसलिए आपको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और किसानों की आबादी एक कृषि प्रधान देश में जैसे भारत है, कम नहीं है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि 50 से 60% आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। और जब आबादी इतनी बड़ी हो, और ये संघर्ष भी पहली बार नहीं हो रहा है, किसानों की मांग सरकारों के सामने आई है। किसान कई दफे लड़े हैं, शहीद हुए हैं। कुछ मांगे पूरी हुई हैं, कुछ बाकी हैं। पर एक चीज साफ है, आज कृषि क्षेत्र डिस्ट्रेस में है। यानी उसमें एक उदासीनता ऐसी है और जिसके लक्षण आपको साफ दिख रहे हैं। मसलन आज बॉर्डर पर किसान इकट्ठा हुए। लगता तो ये है कि वो ज्यादातर पंजाब से, हरियाणा से या पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं, पर उनके साथ 200 किसान संगठन भी जुड़े हुए। और 2 ही साल पहले आपको याद होगा, 1 साल तक किसानों ने धरना दिया था दिल्ली के बॉर्डर पर। उसमें अनुमान लगाया जाता है 600-700 की मृत्यु भी हुई। कड़ी सर्दी में, गर्मी में, बरसात में वो वहां बैठे रहे। तो इसलिए ये एक आतिश है जिससे कभी भी आग भड़क सकती है। और सरकारों को उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि हर मांग जायज है, पर इतना जरूर है कि अगर आप सिर्फ तथ्यों पर जाएं। अब 2000, ये एनसीआरबी का डेटा है, मैं आपको बता रहा हूं। 2022 में हमारा इकोनॉमिक सर्वे भी कहता है कि किसान क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में वृद्धि अगर हुई तो वो 3% थी। वो
पिछले 6 सालों में 4.6% थी। तो ग्रोथ हैज फॉलन, नॉट ग्रोन। और अगर ये ग्रोथ आप इन्फ्लेशन के साथ अकोमोडेट करें तो आप देखेंगे कि एक्चुअल ग्रोथ हैज बीन जीरो और लेस। यानी फार्मर की इनकम कहां से आए? तो एक तो ये मसला है। दूसरा ये है कि फार्मर की लाइफ में अनिश्चितता बहुत है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत है। इतने सालों में कई प्रयास हुए हैं पर आज भी इरिगेशन उस तरह से व्यापक नहीं जिस तरह से शायद हमारे देश में होना चाहिए। तो किसान जो है वो वेगरीज ऑफ द मानसून कि बरसात समय से आए तो आय होगी, नहीं आएगी तो जो फसल खड़ी हुई है वो बर्बाद हो जाए, उससे गुजरता है। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि इस देश में प्रतिदिन एक किसान आत्महत्या करता है। 2022 में 11,290 किसानों ने आत्महत्या की। अब आप सोचेंगे 140 करोड़ में ये क्या है आबादी? और जब किसान मजबूर हो जाए आत्महत्या करने के लिए तो उसके पीछे कोई कारण तो होंगे जिनको समझना जरूरी। और आज मैं समझता हूं कि जो जो आप कह रहे हैं कि किसान में एक आक्रोश है या अपनी मांगों के पूर्ति के न होने से जो गुस्सा है, उसके कारण है, कुछ कारण है। 2022 में भी इस पर 1 साल तक आंदोलन जब चला तो उनकी एक मांग तो थी कि वो जो 3 कानून थे वो वापस लिए जाए। सरकार ने उस पर अड़ी रही और वो कानून भी मैं अपनी तरफ से समझता हूं क्योंकि मैं पार्लियामेंट में रहा हूं। जिस तरह से पारित हुए संकेत जी, 1 घंटे के अंदर वॉइस वोट पर वो पारित हो गए। विपक्ष विरोध करता रहा कि इस पर चर्चा की जरूरत। बहुत से लोगों ने कहा और सरकार इसका विपरीत बोलती है, बहुत से लोगों ने कहा कि कंसल्टेशंस स्टेक होल्डर्स के साथ और ज्यादा होने चाहिए थे जिसमें उनकी राय भी सम्मिलित हो सके उन कानून में। पर सरकार ने पारित किया। सरकार के इंटेंशंस पर मैं सब प्रश्न नहीं उठा रहा। कृषि जगत में उदारीकरण और रिफॉर्म की जरूरत है पर संवाद के जरिए आप एक तरफा कानून उनके खिलाफ नहीं थोप सकते। अब जब वो 3 कानून वापस लिए गए तो कुछ बातों पर एक तालमेल बनी। उसमें से एक जो जरूरी 4-5 बातें थी कि सरकार एमएसपी पे उस पर एक कमेटी का गठन करेगी जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो वो विवादित रही पर जुलाई 2022 में ये कमेटी सेटअप हुई, उसकी आज तक कोई रिपोर्ट आई नहीं। दूसरी कुछ मांगे थी कि भाई एमएस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, सरकार ने भी उसको कबूल किया है, वो C2 प्लस 50% होनी चाहिए, यानी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट प्लस 50%। अब सरकार उस पर भी राजी नहीं है और अपना भी कोई फॉर्मूला संवाद के जरिए से किसानों के साथ अब तक जहां तक मुझे पता है एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अब तक डिस्कशन भी नहीं हुआ है। फिर एक मांग तो बड़ी जायज थी कि जो लखीमपुर खेरी में आपको याद होगा 2021 अक्टूबर में जिस तरह से किसानों को कुचला गया था एक मंत्री के बेटे द्वारा, उस पर न्याय मिले। और अगर बीजेपी की सरकार शायद ना होती तो उस पर तुरंत उस मंत्री को बर्खास्त किया जाता, नहीं हुआ। एक मांग यह थी कि भाई जो कर्जे हैं उनको मुआफ किया जाए क्योंकि आज
30 साल से एवरेज ग्रोथ रेट कृषि क्षेत्र में 3.2% रही है। And when you take into account inflation, it means farm incomes have not gone up. ये तब की जब इस सरकार ने कहा था एक निर्धारित समय तक जो कि गुजर चुका है, फार्म इनकम्स विल डबल, वो नहीं हुई है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि किसान क्यों ये लड़ाई जीते? देखिए, एमएसपी को देना ये सरकार की जिम्मेवारी है, उससे वो कभी हटी नहीं है, पर उस पर पूरी तरह से उसको कार्यान्वित भी नहीं किया। अब ज्यादातर एमएसपी दो क्रॉप को मिलती है, एक गेहूं, एक चावल, पर इसमें 23 और क्रॉप्स अलग अलग सेक्टर के, क्षेत्र के, कृषि जगत के इसमें शामिल है। अगर हम एमएसपी दें, एक फॉर्मूला जिस पर दोनों साइड सहमत है, तो उससे क्या होगा कि जो किसान है उसको एक अश्योर्ड इनकम का सहारा मिलेगा। अगर वो अश्योर्ड इनकम हो तो वो क्रॉप को डाइवर्सिफिकेशन में भी लगेगा, जो सरकार चाहती है और लोग चाहते हैं और देश की जरूरत भी है। आप पंजाब में देख रहे हैं गेहूं और चावल, चावल जो है वो डबल क्रॉपिंग के वजह से वो चावल उगाते हैं, सरकार खरीदती है, एमएसपी मिल रहा था, और वाटर टेबल गिर रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। तो अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो किसान किस बलबूते पर वो करे? भाई उसमें भी खर्चा लगता है, एक पैटर्न सेट हुआ है। अब आप एक नई क्रॉप को तैयार करें, एक एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि हम चाहते हैं, तो भाई कोई इंसेंटिव्स भी तो दे दीजिए। तो उसके लिए भी एक अश्योर्ड इनकम की जरूरत है। दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि फार्मर्स बड़े पैम्पर्ड लॉट है, बिजली फ्री, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी, पानी पर फ्रीडम, फ्री पानी। पर हकीकत ये है कि फार्मर को सब्सिडी कम मिलती है, फार्मर के कंधों पर कंज्यूमर को सब्सिडी मिल रही है। आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, उनके लिए तो वो मुफ्त हो गया, पर उसके प्रोडक्शन करने वाले जो किसान है, जो 60% देश की आबादी है, और जो आज भी हमारी इकोनॉमी बड़ी लॉपसाइडेड है संकेत जी, आज भी कृषि जगत 50 से 60% लोगों को रोजगार देता है या रोजगार देने का प्रयास करता है, क्योंकि बहुत एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट है। वो 14% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी। अच्छा, आपने डाउनस्ट्रीम फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं लगाए, जिसमें आपने कोऑपरेटिव्स को बढ़ाया नहीं, क्योंकि छोटी छोटी होल्डिंग्स है, एवरेज होल्डिंग 2.3 हेक्टेयर के करीब है। अगर कोऑपरेटिव्स बनाए तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाती है, जिसमें कि वो उनकी नेगोशिएटिंग एबिलिटी बढ़े। तो वो भी नहीं हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग में जो आपने वादा किया था कि साहब कृषि क्षेत्र का जो अंडर एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड युवा है वो किसी और जगह नौकरी पा सके, उसमें भी वृद्धि नहीं हुई। वहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहां ऑटोमेशन आ रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट कम ही लिया जा रहा है। तो फिर किसान करे तो क्या करे? और अगर किसान की इनकम्स नहीं बढ़ती तो ये भ्रम है कि इकोनॉमी ग्रोथ। आपको यकीन नहीं है कितनी चीजें एग्रीकल्चरल सेक्टर में खरीदी जाती, घड़ी, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, पंप, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लाइक शैम्पू, सोप, वॉचेस, ये सारी चीजें जो है, इनकी जो सबसे बड़ी मार्केट है वो भारत का रूरल सेक्टर है।
तो आप अगर उनके लिए कुछ करें और समझें कि इकोनॉमी बैठ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जब तक कल्चर इटसेल्फ प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, तब तक आपकी इकोनॉमी जो है लॉपसाइडेड भी रहेगी, प्रिकेरियस भी रहेगी, क्योंकि यही सबसे बड़ी मार्केट है। तो इन सब चीजों को रखते हुए अपने सामने एक और तर्क दिया जाता है कि साहब एमएसपी दिया जाएगा तो सरकार दिवालिया हो जाएगी। भाई अगर आप ये नजारा देखते हैं कि मध्य प्रदेश में किसान टमाटर सड़क पे फेंक रहे हैं क्योंकि प्राइसेस गिर गई इतनी, किसान ने कर्जा लेकर के उसका दाम उनको उगाने में लगा है, उसका 1/3 भी नहीं मिल रहा है, तो वो सड़कों पे टमाटर फेंक रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में एमएसपी के साथ साथ एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड तो होना चाहिए कि जब प्राइसेस गिरे सरकार आए मदद के लिए। जब सब प्राइसेस एमएसपी से ज्यादा बढ़े तो जो बायर्स हैं किसान उनको बेचेगा। कोई तो आपको सेफ्टी नेट या इंश्योरेंस उनको देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है, पीएम किसान योजना है और एमएसपी के भी दाम बढ़े हैं, पर जिस तरह से कृषि जगत में पहले हरित क्रांति हुई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, वैसे ही आज भी कृषि जगत की मांग ये है, जरूरत ये है कि वो एक बुनियादी परिवर्तन देखे। एक तरफ आपकी इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज मिलती है, पीएलआई समझ लीजिए एक मिसाल के रूप से, रिस्क सब जगह है, पर किसानों की एबिलिटी टू बेयर दैट रिस्क इज लिमिटेड। तो जब वो नाराज होते हैं, आज आप समझ रहे हैं ये पंजाब के रिच फार्मर्स हैं, वेस्टर्न यूपी के, हरियाणा के, ऐसा नहीं है। जिस दिन कृषि क्षेत्र के देशव्यापी स्तर पर किसान उतर आए सड़कों पर, कोई ऐसी सरकार नहीं जो कि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेगी, क्योंकि एक तो उनकी जरूरतें जो हैं बहुत हद तक जायज है मेरे समझ। उनकी गरीबी, उनकी मजबूरियां, उनके अपने महत्वाकांक्षाएं, उनकी अनिश्चितता, इन सब चीजों का कोई समाधान तो ढूंढना पड़ेगा। और अगर नहीं ढूंढेंगे और आज ये हालत हो गई कि इस आंदोलन में एक किसान मारा गया, एक को कार्डियक अरेस्ट हो गया। आपको याद होगा कि पिछले 1 साल तक जब बैठे रहे तो 600-700 फार्मर्स किसानों की मृत्यु हुई थी। अब उनकी एक मांग ये है कि साहब उनको कोई कॉम्पेंसेशन दिया जाए। आपके पास 22 से लेके अब तक वक्त था कि वो 3 कानून वापस लेने के बाद इन सारे मुद्दों पर किसानों से एक सुनियोजित ढंग से वार्ता करते, संवाद करते। वो आपने किया नहीं है। और एमएसपी का कोई ऐसा हल जिस पर दोनों साइड सहमत हो वो भी नहीं निकला है। तो नेट नेट मेरे से सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, किसानों की मांगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो मिडिल क्लास है, जो शहरों में रहती है, वो समझती है कि किसान का ये 2 हिंदुस्तान नहीं है, ये 2 भारत नहीं है, ये एक भारत दूसरे से अलग नहीं हो सकता। रहना यहाँ, जीना इसके सवा जाना का। तो एक अगर हम इस तरीके से इस मामले को देखें तो किसान आंदोलन जो है उस पर सरकार को मैं समझता हूं गोलियों के बजाय
और कोशिश कर रही है सरकार, पर इस मसले को सिर्फ उनका या हमारा इस नजरिए से मत देखिए, क्योंकि कृषि जगत में आज क्राइसिस दशकों से बढ़ती चली जाए, और इसीलिए वो आज भी, जब भारत और विकसित हो गया है, कृषि जगत का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 14% ही है। वी हैव वन ऑफ द लोएस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटीज। अब उसको करने में आपका हिसाब किसान क्यों नहीं करता है? किसान को मदद चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इनकम चाहिए, तभी तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत से हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जो कहते हैं कि साहब एमएसपी कोई बात होनी नहीं चाहिए, ये किसान बहुत बिगड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातें इस समय प्रासंगिक है, क्योंकि समस्या है, वी हैव टू डील विद इट। और मुझे तो आखिरकार एक शेरी याद आती है गालिब की, कि गालिब हमें न छेड़, गालिब हमें न छेड़, कि हम जोश अश्क में अपने अंदरूनी दुख के आंसुओं के वजह से, गालिब हमें न छेड़ कि हम जोश अश्क में बैठे हैं एक तहैयाए तूफान किए। वो अपने आप में सिमट करके एक तूफान देके बैठे हैं। उनसे बात कीजिए, उनकी परेशानियों को समझिए, कोई अस्थायी समाधान ढूंढिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एम्बेसडर पवन वर्मा, अच्छे से समझाने के लिए कि ये समस्या कहाँ है। समस्या है ये है कि आप सम्मान और समाधान ढूंढने का जो तरीका है वो शायद उचित नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए एम्बेसडर पवन वर्मा, थैंक यू।